नमस्कार दोस्तों, GSHRA यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी बिहार स्पेशल की हमारे कक्षाएं जारी है और इसमें राजनीतिक व्यवस्था बिहार की हम कक्षा ले रहे हैं। आइए देखते हैं बिहार की विधायिका के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। बिहार की विधायिका, बिहार की विधायिका 3 इकाइयों से मिलकर बनती है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, इसके 3 अंग हैं, तीसरा है विधान परिषद। तो बिहार की विधायिका 3 अंगों से मिलकर बनी है। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। राज्यपाल के बारे में हमने कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ लिया है। आज हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले विधानसभा को। तो विधानसभा के अंतर्गत हमें निम्न बिंदुओं को देखना है। आइए देखते हैं। पहला है इसका गठन, दूसरा है सदस्यता हेतु योग्यता, तीसरा है कार्यकाल, उसके बाद है पदाधिकारी, उसके बाद है इसकी शक्तियां, और उसके बाद है कोरम, और फिर एक बिंदु है आरक्षण। आइए एक एक बिंदु को करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका गठन। तो विधानसभा का गठन जो है इसके बारे में जानेंगे। विधानसभा का जो गठन होता है वह जनता के द्वारा डायरेक्ट इसके प्रतिनिधियों के चुनाव द्वारा किया जाता है। और बिहार संसदीय व्यवस्था के अनुरूप बिहार की विधायिका का स्वरूप देखने को मिलता है, जहां 2 सदनीय व्यवस्था बनाई गई है। पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो विधानसभा का जो गठन होता है जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा गठन किया जाता है। इसका जो चुनाव है वो 242 सीटों पे किया जाता है और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 243 सीटों का है। यानी 242 सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं और एक सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है। तो आप याद रखिएगा कि पहला तो 243 का स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा का, और एक सदस्य जो है इसमें वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है, जिसका मनोनयन गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जबकि 242 सीट पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो पहला गठन के अंतर्गत यह जानकारी रही। अब हम इसकी सदस्यता की योग्यता को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सदस्यता हेतु क्या योग्यता है। तो सदस्यता हेतु जो योग्यता है वो है कि कम से कम इसके चुनाव लड़ने हेतु, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु आपकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। यानी 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसका सदस्य बनने के योग्य होते हैं। ठीक है। अब हम इसका अन्य नाम जान लेते हैं कि इसका अन्य नाम से भी इसको पुकारा जाता है विधानसभा को। तो इसका अन्य नाम जो है वो है, पहला तो जनता का प्रतिनिधि सभा। और आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं कि ये क्यों कहा जाता है जनता का प्रतिनिधि सभा, क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा ही किया जाता है। तो जनता की प्रतिनिधि सभा। और दूसरा इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है। तो निम्न सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा भी गया है कि इनमें से निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो इसलिए आप इसके अन्य नाम से भी यहाँ परिचित हो लीजिए। अब आगे हम इसका
देखेंगे शक्तियाँ। तो शक्तियों के अंतर्गत इसकी कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, आइए देखते हैं एक करके। पहला इसकी शक्ति जो है वह है विधि निर्माण, ठीक है। दूसरा जो है वह है वित्तीय शक्ति। उसके बाद इसका एक और शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद इसका एक और शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण, और एक शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। उसके बाद एक है निर्वाचन संबंधी शक्ति, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख शक्तियां हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। विधि निर्माण, तो विधि निर्माण में आप जानते ही हैं कि विधानसभा में जो है वो राज्य सूची के विषय पर उसको अनन्य अधिकार है, यानी असीमित अधिकार है। तो राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण में विधानसभा का असीमित अधिकार प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 3 लिस्ट है विषयों का। एक है केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। और इन पे किसका अधिकार होगा, तो केंद्रीय सूची पे केंद्र का, राज्य सूची पे राज्य का, और समवर्ती सूची पे दोनों का। तो राज्य सूची के विषयों पे विधानसभा का असीमित अधिकार है, ठीक है। उसके बाद यह समवर्ती सूची पे भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु वही बात है कि अगर इसके और केंद्र की बनाई गई कानून में अगर समान विषय है और उस पर कंट्राडिक्शन होता है तो केंद्र की बनाई गई कानून मान्य होंगे। अब हम देखते हैं इसके वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति में ये इसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें बजट में इसे विधान परिषद की तुलना में असीमित अधिकार है। तो दूसरा पॉइंट यह नोट करके रखिएगा कि बजट के मामले में विधान परिषद की अपेक्षा इसे असीमित अधिकार है, क्योंकि बजट के मामले में यह विधान परिषद का केवल रिकमेंडेशन स्वीकार कर सकता है। विधान परिषद में बजट के मामले में उसमें किसी तरह का संशोधन करने को अधिकार विधान परिषद के पास नहीं है, या उसमें किसी तरह से रोक के रखने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है। तो बजट के मामले में जो है विधान परिषद केवल रिकमेंडेशन दे सकता है। उसके बाद धन विधेयक सबसे पहले विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यह इसके वित्तीय मामले में प्रमुख अधिकार है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, आप जानते होंगे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है, विधानसभा के प्रति। अगर मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना विश्वास मत खो देता है तो सरकार गिर जाती है। तो मंत्रिपरिषद विधानसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इस कारण विधानसभा इस प्रकार से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। अब हम देखेंगे इसके संविधान संशोधन की शक्ति। तो जो कुछ ऐसे इशू है जो केंद्र राज्य संबंध को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वैसे बिंदुओं पे संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि केंद्र के दोनों सदनों से अगर वो कानून पारित हो जाता है, उसके बाद देश के जो राज्य हैं उसमें आधे राज्यों के विधानमंडल से उस कानून का पारित होना आवश्यक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट, फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो केंद्र राज्य संबंध को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर केंद्र की विधायिका कोई कानून बनाती है और वो कानून के लिए आवश्यक है कि वो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से उनका पारित होना आवश्यक है, तो इस तरह से संविधान संशोधन की शक्ति इस पे विधानसभा को मिल जाती है। तो जो संघ राज्य के इशू है, संघ राज्य के इशू जो है उसको डिस्टर्ब करने वाले अगर संविधान संशोधन के विषय हैं, तो उन विषयों पर विधानसभा को संविधान संशोधन करने में अपना मत जाहिर करने का अवसर मिलता है। और निर्वाचन की शक्ति में यह विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को
निर्वाचित करते हैं। जिस राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसके 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी इनको भूमिका दी गई है। तो यह इसके निर्वाचन संबंधी शक्ति रहे। अब हम आगे इसके देखेंगे पदाधिकारी के बारे में। आइए, तो पदाधिकारी में पहला है अध्यक्ष। अध्यक्ष के अंतर्गत हम जो जिन बिंदुओं को देखेंगे तो वो है इसका चुनाव कैसे होता है, उसके बाद इसको हम देखेंगे कि इसकी शक्ति क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे इसके कि वर्तमान में कौन है, और फिर इसको हम देखेंगे कि हटाने का क्या प्रोसेस है। इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे तो चुनाव जो है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुन के अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव होता है। शक्ति के अंतर्गत जो है वो है कि यह बैठक का अध्यक्षता करता है या संचालन करता है। उसके बाद है कि धन विधेयक से संबंधित जो है वो धन विधेयक है कि नहीं उसका निर्णय, उस निर्णय में विधानसभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो धन विधेयक पर। उसके बाद इसके शक्ति में है कि अगर दल बदल से संबंधित कोई इशू है, किसी सदस्य की सदस्यता का सवाल है, तो यही निर्धारित करता है। उसके बाद अगर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जो अगर मतदान की स्थिति आती है और मतदान में बराबर मतदान होते हैं दोनों तरफ से, तो उसमें निर्णायक मत डालने की जो बताई गई है, तो निर्णायक मत अध्यक्ष डालता है। तो एक है इसकी शक्ति की निर्णायक मत अध्यक्ष डालेगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि वर्तमान में कौन है। तो अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और हटाने की जो शक्ति है वो विधानसभा के जो सदस्य हैं अगर उनका बहुमत इसके खिलाफ जाता है तो एक बहुमत पारित करके प्रस्ताव और उसको हटा सकते हैं। तो सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम दूसरे इसके पदाधिकारी होते हैं, एक उपाध्यक्ष। ठीक है, तो उपाध्यक्ष को जान लेते हैं। दूसरा उपाध्यक्ष है, तो इनके बारे में यही 3-4 बातें हैं, चुनाव, शक्ति, वर्तमान और हटाने। तो चुनाव तो सेम होता है, और शक्ति के बारे में इनको कुछ विशेष शक्ति नहीं दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष जब नहीं रहते हैं तो इनके कुछ शक्तियों का, जैसे बैठक का संचालन की अध्यक्षता करना, इस तरह के कार्य कर सकते हैं। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो, अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, तो कोई है। हटाने की शक्ति वही है कि वो सदस्यों के बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं, आइए इसके कार्यकाल को। तो कार्यकाल जो है इसका 5 साल का होता है, किंतु अगर मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है गवर्नर से तो राज्यपाल जो है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को अगर सिफारिश करता है तो राज्यपाल समय से पहले इसका विघटन भी कर सकते हैं, यानी समय से पूर्व भी विधानसभा भंग की जा सकती है। ऐसे कार्यकाल 5 वर्षों का दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो यह है कि कहा गया है कि किसी भी राज्य में मिनिमम विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए। तो मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो 60 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 500 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है सदस्य संख्या वाला स्टेट वो है यूपी। तो मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो यूपी में है, 403 है शायद। ठीक है, और जो मिनिमम सदस्य हैं उसमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। तो 2 चीज़ें, सबसे ज़्यादा यूपी में, और जहां अपवाद है इसका 60 का। वैसे 1-2 स्टेट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो एक है सिक्किम, जहां पर 32 सदस्य हैं। ठीक है,
फिर है गोवा जहां 40 सदस्य हैं। तो ऐसे एक दो आप राज्यों को याद करके रखिएगा। फिर इसका कोरम देख लेते हैं। तो कोरम जो है उसमें कहा गया है, कोरम का अर्थ है कि कितने मिनिमम सदस्य होंगे तो विधानसभा की बैठक की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यानी अगर 242 की स्ट्रेंथ है और एक एंग्लो मिला दे तो 243, तो 243 का स्ट्रेंथ है तो मिनिमम कितने सदस्य हैं उपस्थित होंगे तो बैठक जो है कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी। तो 243 का कोरम में कहा गया है कि 1/10 भाग होंगे। यानी मान लीजिए है कि अगर 25 सदस्य होते हैं तो विधानसभा की बैठक की जा सकती है। तो कोरम में कहा गया कि 1/10 भाग होने चाहिए। अब हम इसके आरक्षण को देखेंगे। आइए, रिजर्वेशन, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे व्यवस्था में राजनीतिक आरक्षण केवल एससी और एसटी समुदाय को ही प्राप्त है। सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को भी आरक्षण प्राप्त है, जनरल कैटेगरी के कमजोर वर्गों को भी आरक्षण प्राप्त है, किंतु राजनीतिक आरक्षण केवल एससी और एसटी समुदाय को ही प्राप्त है। तो विधानसभा में आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था एससी एसटी वर्ग के लिए की गई है। और अब हम जान लेते हैं कि बिहार में एससी समुदाय के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो एक तक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। और फिर एक है कि एसटी समुदाय के लिए 2 सीटों का आरक्षण है। इस तरह से कुल 40 सीटों का आरक्षण बिहार में देखने को मिलता है 242 में, क्योंकि 242 में ही चुनाव कराए जाते हैं। एक तो एंग्लो इंडियन का सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब हम आगे विधान परिषद के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद, इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं को हमें देखना है तो पहले तो इसका देखेंगे गठन, ठीक है। फिर हम देखेंगे सदस्यता हेतु योग्यता, फिर इसको देखेंगे कोरम, ठीक है। फिर देखेंगे सदस्यों का कार्यकाल, उसके बाद आगे हम देखेंगे इसकी संरचना, फिर हम इसके अंतर्गत देखेंगे कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य, उसके बाद देखेंगे पदाधिकारी। तो आइए देखते हैं एक एक करके बिंदुओं को। तो पहले गठन हम देखते हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जितने भी राज्य हैं उसमें विधानसभा के साथ विधान परिषद नहीं है। कुछ ही राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद है। यानी अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था कुछ ही राज्यों में देखने को मिलती है, ठीक है। यानी द्विसदनीय का अर्थ है जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। तो विधान परिषद वाले, जहां तक मैं अगर सही हूं तो पूरा भारतीय 28 राज्यों में 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद की व्यवस्था अभी वर्तमान में है। तो पहला तो तथ्य यह है। विधान परिषद के गठन के संबंध में कहा गया है कि विधानसभा के द्वारा, यानी राज्य का जो विधानसभा होगा उसके द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव अगर संसद के पास भेजा जाता है तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, या विधान परिषद पहले से गठित है तो उसे विलोपित कर सकती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर उस राज्य के विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव विधान परिषद के गठन या विलोपित करने हेतु प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाता है तो संसद विधानसभा के सिफारिश के अनुसार एक्शन लेगी। यानी अगर गठन का प्रस्ताव होगा तो गठन हेतु अनुमोदन करेगी, कानून बनाएगी। अगर विलोपन का उसमें प्रस्ताव होगा तो विलोपित करेगी। तो इसमें
जो कार्यवाही का संचालन है प्रारंभ तो विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें संसद की भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसे संसद के द्वारा पारित होना कंपलसरी है। तो विधानसभा जो विधान परिषद है उसका गठन विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा होता है, संसद के द्वारा। तो बस आप इतना याद रखिएगा। अब विशेष बहुमत से थोड़ा आप जान लीजिए। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का बहुमत केंद्र के साथ साथ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसका सदस्यता। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज निर्धारित किया गया है वो है 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष के अगर आयु आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति के अंतर्गत कहा जाता है कि विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन से तात्पर्य है कि इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, अस्थायी सदन से तात्पर्य है कि इसका विघटन नहीं होता है। यानी जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया विधानसभा के चैप्टर में कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु अगर मंत्रिपरिषद सिफारिश करे तो उसके पहले भी उसका भंग किया जा सकता है, नहीं तो 5 वर्ष पे तो वो भंग होगा ही होगा। उसके सिर्फ 5 वर्ष का आयु है, जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं है। एक बार विधान परिषद जब गठित हो जाता है तो उसका जो समाप्ति है यानी भंग करने का सिस्टम है वो वही है कि विधानसभा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सदन के पास, संसद के पास भेजेगी, तब जाके संसद उसको भंग कर सकती है यानी समाप्त कर सकती है। भंग से यहाँ तात्पर्य है विधान परिषद का समाप्त होना। ठीक है, तो विधान परिषद जहाँ गठित होता है वह किसी कार्यकाल का नहीं होता है। कार्यकाल वहाँ विधान परिषद का नहीं होता बल्कि वहाँ के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यह एक अस्थायी सदन है। इसका मीनिंग बस इतना है कि इसका विघटन नहीं होता है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य जो हैं विधान परिषद के वो प्रति 2 वर्ष पे वो बस रिटायर करते हैं और इनके बदले में जो चुनाव होता है वो नए सदस्य आते हैं। किंतु यहाँ एक और बात आप नोट करके रखिए कि अगर मान लीजिए कोई सदस्य 6 वर्ष के लिए चुन के आता है और 2 वर्ष बाद किसी कारण वो उसका पद रिक्त हो जाता है, तो फिर 2 वर्ष के बाद जिस सदस्य का उस जो पद रिक्त हुआ है उसके बदले में चुनाव होगा, तो जो न्यू सदस्य आएंगे उनको पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं मिलेगा। उनको केवल जो शेष समय यानी 4 वर्ष का कार्यकाल शेष रह गया था उतने समय का कार्यकाल उनको दिया जाएगा। यानी हर एक 6 वर्ष पे रोटेशन अच्छे से चलता रहे। इस कारण अगर बीच में कोई विधान परिषद सदस्य का पद रिक्त होता है तो वहां पे जो न्यू चुनाव होंगे वो शेष अवधि के लिए ही कराए जाएंगे। तो यहाँ एक विशेष जो नोट करने वाली बात है ये है। अब इसको हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, जबकि विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। तो विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आगे इसका अगला बिंदु देखते हैं और अगला बिंदु है इसका पदाधिकारी। ठीक है, पदाधिकारी के अंतर्गत पहले हम सभापति को देखेंगे और सभापति के अंतर्गत हम देखेंगे इनका चुनाव कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी शक्ति क्या है और फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन है और फिर हम देखेंगे कि हटाने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, अब पहले तो जान लेते हैं कि वर्तमान में सभापति है कौन। तो विधान परिषद का बिहार में जो वर्तमान में सभापति हैं वो है देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, तो एक प्रश्न का यहाँ समाधान हो गया। अब चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो उन्हीं में से अपने सदस्यों में से एक को वो सभापति बनाते। तो चुनाव हम देख लिए। अब दूसरा पॉइंट है इसकी शक्ति क्या है। तो विधान परिषद की जो बैठक होती है उसके संचालन का कार्य सभापति के द्वारा किया जाता है। इसका एक यह प्रमुख शक्ति है। ठीक है, और हटाने का जो है वह है कि यह उप सभापति को अपना त्याग पत्र देकर
हट सकता है, या जो सदस्य है वो बहुमत से पारित प्रस्ताव कर दे, भेज दे, तो उसको हटाया जा सकता है। यानी जो सदस्य है वो एक प्रस्ताव पारित करे जो बहुमत रखता हो, तो बहुमत वाला प्रस्ताव से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं उपसभापति। एक उपसभापति भी इसके पदाधिकारी होते हैं। हालांकि इनके पास कुछ विशेष कार्य तो नहीं होता है, जब ये अनुपस्थित होते हैं तब इनके पास विशेष कार्य होता है, लेकिन चुनाव और वर्तमान और हटाने का प्रोसेस, तो हटाने का तो वही प्रोसेस है सेम। वर्तमान में इसके जो उपसभापति हैं वो है रामचंद्र पूर्वे, और चुनाव जो है सेम प्रोसेस से होता है। तो यह रहा इसका पदाधिकारी। अगला हम बिंदु जो देखेंगे वो है इसका कार्यकाल, माने इसके सदस्यों का कार्यकाल। मैंने पहले ही बताया कि विधानसभा की तरह विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो सदस्यों का कार्यकाल, तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आगे हम इससे संबंधित अगला बिंदु जो देखेंगे वह है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कहा गया है जो विधान परिषद के बारे में वह है कि इसमें मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए। मिनिमम इसकी सदस्य संख्या किसी भी विधान परिषद की, जहां भी विधान परिषद है वहां कहा गया है कि मिनिमम 40 इसकी सदस्य संख्या होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो पहला था एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है। और मैक्सिमम कहा गया है कि इसकी मैक्सिमम जो सदस्य संख्या होगी वह उस राज्य की जो विधानसभा है उसका टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 1/3, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3। ठीक है, इतनी उसकी विधान परिषद की टोटल सदस्य संख्या होगी जो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं। यह है मैक्सिमम से संबंधित। हम देखते हैं कि मिनिमम 40 होना चाहिए, लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट अस्तित्व में था उस समय वहां विधान परिषद थी, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी और द्विसदनीय व्यवस्था को फॉलो कर रहा था। उस समय वहां के विधान परिषद में केवल 32 ही सदस्य थे। तो यह एक अपवाद था जिसे आप याद रखेंगे। पहले इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे विधान परिषद की संरचना। आइए देखते हैं संरचना। संरचना है कि माने उसमें किस तरह से चुनाव, किन किन क्षेत्रों से लोग चुन के जाते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद का जो टोटल स्ट्रेंथ बिहार में है वो है 75 सीट का। ठीक है, 75 सीट्स टोटल विधान परिषद की है। ठीक है, इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उसमें पहला जो है 1/3 यानी 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं। किसका? 75 का। तो 75 का 1/3 जो है विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, और 1/3 जो है स्थानीय स्वशासन की इकाइयों द्वारा, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। और स्थानीय स्वशासन की इकाइयों से क्या तात्पर्य है? PRI और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये स्थानीय इकाइयां हैं। इनके सदस्यों के द्वारा 75 का 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य स्नातक की योग्यता रखने वाले द्वारा चुने जाते हैं। स्नातक, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में एक डिग्री होती है। अगर कोई व्यक्ति स्नातक की डिग्री रखता है, 3 वर्षीय कोर्स किया हुआ है, तो वह विधान परिषद का कुछ सीट होता है जो उनके द्वारा ही चुनाव होता है, उसमें वो एक मतदाता के रूप में शामिल होता है। तो चूंकि इस तरह से जो वोटिंग राइट है
वो सीमित हो जाता है, तो इस तरह के वोटिंग राइट में जो ग्रुप बनता है उसे हम एक विशेष संज्ञा के नाम से संबोधित करते हैं, जिसका नाम है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल होता है स्नातक का, जो 1/12 सदस्य को चुनता है। अब ऐसा ही एक निर्वाचक मंडल देखने को मिलता है जो सेम बराबर ही यानी 1/12 सदस्य को चुनता है, वो होता है शिक्षकों का। ठीक है, तो जो शिक्षक होते हैं हायर सेकेंडरी या ऊपर के, तो स्कूल और कॉलेज के, वो 1/12 सदस्यों को चुनाव करते हैं और कुछ सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा होता है। बाकी जो सदस्य बच गए 75 का, उसका मनोनयन होता है और वो राज्यपाल करता है। उसके लिए कुछ विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का आधार बनाया गया है कि आप साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विशेष उल्लेखनीय योगदान है आपका, तो ऐसे लोगों को चुना जाता है। जैसा कि आप राज्यसभा के संदर्भ में भी पढ़ते होंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसमें भी इन्हीं क्षेत्रों का व्यक्तियों को रखा गया है। लेकिन उसमें एकाध अंतर है, उसे आप जान लीजिए। जैसे सचिन तेंदुलकर का जब चुनाव हुआ था उस समय खेल इसमें शामिल नहीं था, तो खेल राज्यसभा में शामिल नहीं था, तो खेल के जगत से जोड़ने के लिए उनको चुना गया। तो विधान परिषद में तो खेल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको उदाहरण देकर बताया, विधान परिषद में एक विशेष फील्ड है सहकारिता। इससे प्रश्न पूछा गया है कई बार कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से विधान परिषद में सदस्यों का तो मनोनयन होता है किंतु राज्यसभा में वो क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है, तो वो है सहकारिता। हालांकि आप जानते होंगे कि भारत सरकार में अब वर्तमान में एक सहकारिता मिनिस्ट्री का, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन हो चुका है और इसके प्रथम जो मंत्री बने हैं वो हमारे होम मिनिस्टर, जो एक समय देश के 2 नंबर आदमी माने जाते हैं, 2 नंबर शक्तिशाली आदमी माने जाते हैं, श्री अमित शाह जी। तो इस समय इसके मंत्री सहकारिता मिनिस्टर, जो पहले मिनिस्टर है हमारे देश में। जीके में ये क्वेश्चन आने वाले दिनों में वनडे एग्जाम में या पीसीएस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह रहा इसका संरचना। अब हम आगे इसके देखेंगे कोरम। आइए देखते हैं कोरम में कहा गया है कि 1/10 भाग सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। यानी 75 सदस्य हैं तो कम से कम अगर 8 सदस्य आ जाए बैठक में तो बैठक चल पड़ेगी, यानी बैठक होगी। ठीक है, ठेठ भाषा में हमने बताया, समझाया आपको कि बैठक चल पड़ेगी। तो अगर 8 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो बैठक होगी। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने सदस्य हैं होने चाहिए बैठक के लिए। तो कोरम 1/10। अब इसमें एक लास्ट बिंदु देख लेते हैं, निर्वाचन पद्धति। इसका निर्वाचन पद्धति में बताया गया है कि इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, तो मत पद्धति द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठेठ भाषा में कहा जाए तो जिनके विधानसभा में जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है उसी हिसाब से उनके सदस्यों की संख्या विधान परिषद में भी देखने को मिलती है। मान लीजिए कि बीजेपी वहाँ 2 नंबर की पार्टी है तो वो 2 नंबर की हैसियत विधान परिषद में भी रखेगी, अपने सदस्यों को उतना चुन के भेज सकती है। जदयू अगर 3rd नंबर की पार्टी है तो 3rd नंबर का हैसियत उसको विधान परिषद में मिलेगा। राजद 1 नंबर की पार्टी है तो राजद 1 नंबर की हैसियत विधान परिषद में रखेगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से इतना ही मतलब है। तो इस तरह से ये विधायिका का चैप्टर था जो आज हम आपके साथ डिस्कस किए और इसी के साथ हमारी बिहार राजनीतिक व्यवस्था की कक्षाएं समाप्त हुई। अब आगे हम जो कक्षाएं लेंगे वो बिहार अर्थव्यवस्था की होगी। तो
आपको हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई कमेंट हो सुधार के लिए तो सादर आमंत्रित हैं। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, दे सकते हैं। धन्यवाद।